लेकिन फिर भी आपको कम से कम बर्फ की गुप्त ऊष्मा याद होनी चाहिए और जल की गुप्त ऊष्मा ये याद होनी चाहिए कि सर बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है और सर जल की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नहीं देखो, इस सवाल में भी ब्रैकेट में लिख कर दी है, ये वैसे ज्यादातर लिख कर ही देता है, लेकिन फिर भी हमको याद रखनी है अलग से। तो सर 20 से 21 करने में हमें उसको ऊष्मा कुछ बाहर से देनी पड़ेगी। तो हमने 20 से 21 एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक बात बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। 100 ग्राम ब्लॉक में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए ताकि उसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। यहाँ से यहाँ आने में 400 कैलोरी यहाँ देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सर यहाँ की, यहाँ से यहाँ पहुंचने में। तो ये कितना है, m 5 है, फिक्स है। अब यहाँ s लगानी है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 69वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 68 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पिछली क्लास में संवहन और विकिरण को बहुत ही डिटेल में समझा था और हमने समझा था कि आखिरकार एसी को ऊपर ही क्यों लगाया जाता है। घरों में जो वेंटिलेटर होते हैं उनको भी हम ऊपर ही बनाते हैं, सर इनके पीछे का क्या कारण था। और हमने समझा था कि बर्तन जो होते हैं खाना बनाने वाले, उनकी जो निचली सतह है वह खुरदरी और काली बनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम काले कपड़े पहनते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हमने पिछली क्लास में समझा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर गुप्त ऊष्मा क्या होती है, दूसरा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और यहाँ से किस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा, और हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है और उस सिद्धांत के आधार पर कितने न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो हम सभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली क्लास भी देखी होगी, तभी इस क्लास को देखने आए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है सर गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में लेटेंट हीट कहा जाता है। ये जो लेटेंट हीट है ये क्या है, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो पहले हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि सर इसका क्या मतलब है। इसका देखो परिभाषा क्या है, नियत ताप पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम की अवस्था परिवर्तन के लिए उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा की यह मात्रा ही उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब क्या है सर, गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका हम 1 ग्राम लें और उस 1 ग्राम का ताप ना बदले, हम बाहर से ऊष्मा दें उसको, इतनी ऊष्मा दें कि उसका बस ताप ना बदले और उसकी अवस्था बदल जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बर्फ मानते हैं। जो बर्फ है वह सॉलिड अवस्था में होती है, लेकिन अगर हम उसके थोड़ी ऊष्मा उसको देंगे तो वह पिघल जाएगी। तो पिघलने के बाद उसका अवस्था परिवर्तित होने के बाद बनेगा पानी। तो इसका मतलब बर्फ जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन गई, मतलब उसने अपनी अवस्था बदल ली। तो अवस्था बदलने के लिए हम किसी पदार्थ को जितने भी ऊष्मा देते हैं, वह ऊष्मा ही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि सर यहाँ ये इस एक पॉइंट है, ये एक शब्द है ये वाला नियत ताप, इसे हमें ध्यान से देखना होगा कि सर हम ऊष्मा तो किसी पदार्थ को देंगे ताकि उसकी अवस्था बदल जाए, लेकिन उसका टेम्परेचर नियत रहे। अब आप ये कहोगे कि सर बर्फ से पानी बनेगा तो ताप तो थोड़ा बढ़ेगा। नहीं, क्योंकि बर्फ जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको मिल जाती है और हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी मिल जाता है। इसका मतलब बर्फ का जो टेम्परेचर है वह 0 डिग्री ही रहे। तो उसको बाहर से इतनी ऊष्मा दो कि उसका टेम्परेचर न बढ़े, 0 से एक थोड़ा सा भी ऊपर न बढ़े, लेकिन उसको ऊष्मा थोड़ी सी देने के बाद वह पानी बन जाएगा। तो 0 डिग्री बर्फ 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। तो इसी को हम बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, कि हमने इसको कितनी ऊष्मा बाहर से दी थी। तो इंग्लिश में इसको लेटेंट हीट कहते हैं। बस इसमें याद रखना कि नियत ताप, ताप फिक्स रहता है। जैसे हम बोलते हैं सर पानी है, पानी को हमें भाप बनाना है, तो जो भाप है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त हो जाती है। और कोई पानी है, पानी भी हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त हो जाता है। तो अगर पानी है, पानी को अगर भाप बनाना है तो पहले पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना होगा। पहले 100 डिग्री पर लेकर आएंगे, फिर हम 100 डिग्री की भाप में उसे कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ी सी ही ऊष्मा देनी पड़ेगी तो 100 डिग्री की भाप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे गुप्त ऊष्मा।
तो ये बात हम याद रखेंगे कि सर गुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर समान रहता है और वस्तु की अवस्था बदलनी चाहिए, ये हम याद रखेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया सर ये गुप्त ऊष्मा है क्या। अगर हम इसको बात करते हैं कि सर इसको किस चीज से व्यक्त करते हैं, तो हम कहेंगे इसे इसे एल एल से व्यक्त व्यक्त किया जाता है किया जाता है इसे एल से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल एल से व्यक्त करेंगे, ये लेटेंट हीट है। अब अगर हम बात करें सर इसका मात्रक क्या होता है, तो फिर मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से Q बराबर M इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ Q क्या है, Q है किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, मतलब उसकी अवस्था बदलवाना चाहते हैं तो उसको कितनी ऊष्मा दी जाएगी वो है ये Q। M क्या है, उस पदार्थ का द्रव्यमान है, और यहाँ L क्या है, L है लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। तो अगर हम L का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम L को इधर ही रखेंगे, M इधर भेजेंगे तो Q के अपॉन में आ जाएगा। तो ये है Q अपॉन M। ये हमारे पास लेटेंट हीट का फॉर्मूला बना कि सर किसी पदार्थ को कितनी ऊष्मा दी गई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम ये लिख देंगे कि ये Q क्या है, पदार्थ को दी गई ऊष्मा ये है, पदार्थ को दी गई ऊष्मा Q है, और यहाँ M क्या है, M है पदार्थ का द्रव्यमान, ये पदार्थ का द्रव्यमान है। और जहाँ L क्या है, ये है गुप्त ऊष्मा। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ L क्या है, ये है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, ये पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। तो अब हम यहाँ से मात्रक की बात करें, सर यहाँ से मात्रक क्या निकलेगा, तो मात्रक हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सर ये जो ऊष्मा है ये तो हो जाएगा कैलोरी, इसका मात्रक होगा कैलोरी अपॉन ये जो द्रव्यमान है ये हो जाएगा ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, ये इसका मात्रक हो गया। तो हमें ये इसका मात्रक समझ में आ गया कि सर इसका मात्रक क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सर एक बात बताओ, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट करने के लिए बाहर से जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी उसको बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं, 2 नोट पॉइंट हम समझेंगे। तो नंबर 1 समझेंगे, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्फ है, ये बर्फ के टुकड़े हैं, ये हमारे पास बर्फ के टुकड़े हैं। हमें इसको बनाना क्या है, हमें बनाना है इसको पानी में कन्वर्ट करना है, बर्फ के टुकड़ों को पानी में कन्वर्ट करना है। लेकिन याद रहे कि सर इसका जो टेम्परेचर है वह ये 0 होता है, बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उतना ही ताप इस पानी का होना चाहिए, और पानी जो है ना हमें वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड अवस्था में भी मिलता है और लिक्विड अवस्था में भी मिलता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर फिक्स है। लेकिन यहाँ जो ऊष्मा दी जाएगी इस ऊष्मा को ही ml कहेंगे, ml मतलब ये गुप्त ऊष्मा। यहाँ जो ऊष्मा हम देंगे इसी को हम गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। तो अब यहाँ से याद रहे कि सर ये जो बर्फ है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। यहाँ से 2 तरीके से बोलता है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा या तो सीधा सीधा ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे लिखेगा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, एक कही बात है, दोनों का मतलब सेम है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा लिखे या फिर लिखे बर्फ की गुप्त ऊष्मा, तो इन दोनों का मतलब एक है, लेकिन इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। बर्फ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वह 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, प्रति ग्राम। यहाँ लिखते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये याद रहे। ये बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा या फिर बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। अब हम एक और याद रखेंगे
एक तो ये हो गया, एक हम याद रखेंगे सर जल की, दूसरा जो जल है ना, तो जल से हम भाप बनाएंगे, तो हम कहेंगे जल की जल की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, जल की गुप्त ऊष्मा हम चेक करते हैं कि कितनी होगी। तो देखो हम यहाँ पर मानते हैं कि सर ये जल है, यहाँ पर ये जल है, इसका जो टेम्परेचर है वह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो जल है वह 100 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म में भी होता है और 100 डिग्री पर भाप की फॉर्म में भी होता है। तो हमने मान लिया कि सर इसको हमने स्टीम बना दिया, ये हमने भाप बना दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। ये इसका जो टेम्परेचर है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में अगर हमने बदला है, तो यहाँ पर जो ऊष्मा लगेगी वह होगी ml, इसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, क्योंकि अवस्था परिवर्तित हुई है, ये लिक्विड से गैस बना है। तो सर जल की वैसे गुप्त ऊष्मा होती कितनी है, ये होती है 540 कैलोरी 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 प्रति ग्राम, ये हमें याद रहे। वैसे तो क्या होता है कि सवाल में ये चीजें लिख कर देता है कि किसी जिस जिस भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तित कराएगा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा अगर वो बताएगा तो साइड में लिख कर देता है सवाल में, लेकिन फिर भी आपको कम से कम बर्फ की गुप्त ऊष्मा याद होनी चाहिए और जल की गुप्त ऊष्मा ये याद होनी चाहिए कि सर बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है और सर जल की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो ये हमें समझ में आया कि सर गुप्त ऊष्मा है क्या। गुप्त ऊष्मा का मतलब है ऐसी ऊष्मा जो किसी वस्तु के ताप को नहीं बढ़ाती लेकिन उसकी अवस्था बदल देती है, ये होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में कन्वर्ट हो गया, तो जितनी उसको ऊष्मा दी जाएगी उसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये होती कितनी है 540, इसको हम याद रखेंगे और बर्फ की भी हम याद रखेंगे 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब हम समझेंगे सर ये दो न्यूमेरिकल है, ये दोनों न्यूमेरिकल हम समझेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल इसी गुप्त ऊष्मा पर डिपेंडेंट है, दूसरा न्यूमेरिकल भी इसी गुप्त ऊष्मा पर ही डिपेंडेंट है। तो हम चलो इनको करते हैं। ये लिखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा देनी होगी। ब्रैकेट में सवाल में लिख कर दिया है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। ये सवाल एनटीपीसी CBT2 एग्जाम 2018 में आया है। तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे क्योंकि उधर जगह नहीं, तो हमने यहाँ करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। तो हमने देखा कि सर 4 ग्राम बर्फ है, उसको हमें जल में बदलना है, पानी में बदलना है, लेकिन ताप 0 ही रहे। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, पहला सवाल है तो आराम से इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये बर्फ है, इसको हमें बदलना किस में है, इसको हमें बदलना है जल में। इसका मतलब दिख रहा है हमें, साफ दिख रहा है कि सर ये सॉलिड थी और ये इसकी लिक्विड फॉर्म है, मतलब अवस्था बदली है। ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लेकिन है कितना, 4 ग्राम है। ये हम याद रखेंगे कि ये था कितना, 4 ग्राम था, ये 4 ग्राम था और ये भी 4 ग्राम ही होगा। अब हम जानते हैं कि सर इसको अगर इसमें कन्वर्ट किया है तो अवस्था बदली है, अवस्था बदलने के लिए यहाँ पर जो ऊष्मा लगेगी वह होती है m और l, और l होती है। m कितना है, m है 4 ग्राम, 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई l। अब गुप्त ऊष्मा हमको किसकी पता होनी चाहिए, सर बर्फ की गुप्त ऊष्मा, या फिर ऐसे लिखता है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। तो सर बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा इसने दे रखी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो हम यहाँ पर 4 गुणा 80 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 832, 320, ये आ चुका है 320 जूल, 320 कैलोरी आ जाएगी ऊष्मा, जूल में नहीं कैलोरी में आएगी, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जैसे हम इसको रखेंगे तो ये तो ग्राम आ जाएगा और ये आ जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मात्र कैलोरी बचेगी, तो कैलोरी का मैं यहाँ के लिख देता हूँ। तो 320 कैलोरी इस सवाल का जवाब होगा, पहले वाले सवाल का।
तो ऑप्शन कहीं है ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा, 320 कैलोरी होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो पहले इस काम करना, वीडियो को रोकना और पहले आप इस सवाल को ट्राई करना, उसके बाद हमारे से मैच कर लेना। तो मैं मानता हूं आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हम यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि सर दूसरे वाला क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। सवाल देखो पढ़ो क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा दी जाएगी। अब हमें मालूम है 100 डिग्री पर पानी है और 100 डिग्री की भाप बनानी है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पानी है, ये कितनी डिग्री पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है, और हमें बनाना क्या है, हमें इसको वाष्प में कन्वर्ट करना है। ये वाष्प का सिंबल है एक तरह से, और उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहे। तो सर ये अवस्था बदली है, हमें मालूम है सर ये लिक्विड था ये गैस बन गया, अवस्था बदली है, और इसका जो द्रव्यमान है वह 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, इसका भी ये 10 ग्राम है। अब हमको अगर इनकी अवस्था हमने बदली है तो इस बात की गारंटी है यहाँ कौन सी ऊष्मा दी गई होगी, यहाँ दी गई होगी ml। तो m यहाँ पर क्या होता है, m होता है इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है 10 ग्राम, तो हम यहाँ रखेंगे सर 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाई l। अब l हमको किसकी चाहिए, ये गुप्त ऊष्मा है, ये गुप्त ऊष्मा चाहिए किसकी, जल की गुप्त ऊष्मा चाहिए। हम अगर बोलेंगे, देखो यहाँ दो तरीके से इसको भी बोलता है, जल की गुप्त ऊष्मा या जल के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि जल से वाष्प बन रही है तो ऐसे भी लिख सकता है जल के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, या फिर सीधा सीधा ऐसे लिखेगा जल की गुप्त ऊष्मा। तो जल की गुप्त ऊष्मा है कितनी, देखो इस सवाल में भी ब्रैकेट में लिख कर दी है। ये वैसे ज्यादातर लिख कर ही देता है, लेकिन फिर भी हमको याद रखनी है अलग से। होती कितनी है सर, 540 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो हम यहाँ रख देंगे 540 कैलोरी, शॉर्टकट में इसको कैलोरी प्रति ग्राम रख दिया। अब ये देखो ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा, बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 कैलोरी निकल के आएगा, कैलोरी। तो देखो इतना कहाँ पर है, 5400 कैलोरी निकल के आया। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों का भी इतना ही आंसर आया होगा। तो ये हमने समझा कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है, कि भाई गुप्त ऊष्मा क्या है, 1 ग्राम किसी वस्तु की 1 ग्राम की अवस्था बदलनी है, लेकिन उसका ताप न बढ़े, तो बाहर से कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो जो ऊष्मा देंगे वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बस हमें याद रहे तो एक बात इसमें ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट वहां लगता है जहां अवस्था परिवर्तित हो रही हो, गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा। दूसरा सर नियत ताप हो, टेम्परेचर फिक्स रहे और अवस्था बदल रही हो, तो वहां गुप्त ऊष्मा ही काम आती है। बस इन दो बातों को अगर तुम जानते हो तो आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे, जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल होंगे, उनको भी बड़ी आसान तरीका से कर जाओगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस दो बातें याद रहे, सर गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, ताप नियत रहे और उस वस्तु की अवस्था बदल रही हो, तो वहां गुप्त ऊष्मा ही लगती है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये गुप्त ऊष्मा समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे सर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम विशिष्ट ऊष्मा को भी समझ लेते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। देखो विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, इसीलिए इसको एक स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये है क्या। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब क्या है, किसी पदार्थ का 1 ग्राम का अगर हमें ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसको जितने भी बाहर से हम ऊष्मा देंगे वह ऊष्मा ही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पदार्थ की अवस्था नहीं बदलेगी, बस उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, अवस्था उसकी नहीं बदलेगी। जैसे गुप्त ऊष्मा में क्या था कि वहां पर अवस्था बदल रही थी, ताप नियत था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे और उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं होगी।
तब हम उसकी ऊष्मा को, जो जितनी भी हम बाहर से ऊष्मा देंगे उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि विशिष्ट ऊष्मा है क्या। एक बार हम इसको और समझते हैं। जैसे किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसको जितने भी बाहर से हम ऊष्मा देंगे उसे ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो हम कहेंगे इसे इसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, करते हैं। ये हमें समझ में आ गया। स्मॉल एस से तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसकी बात करें सर फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसके फॉर्मूले को इससे व्यक्त करते हैं Q बराबर एम एस डेल्टा टी। ये Q क्या है, यहाँ Q का मतलब है किसी पदार्थ को बाहर से कितनी ऊष्मा दी जा रही है, दी गई ऊष्मा है। जहां m इसका द्रव्यमान है, s विशिष्ट ऊष्मा है, और ये जो t है डेल्टा टी, इसका मतलब है तापांतर, ताप में अंतर कितना है। तो अगर हम यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा, ये जो s है इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो s बराबर निकल के आएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ये इस विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला निकल कर आया। अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि सर ये क्या है, जहाँ Q क्या है, M क्या है, और ये डेल्टा टी क्या है और S क्या है, ये 4 वेरिएबल हैं, इनके क्या मतलब है हम इसको लिख देते हैं। यहाँ S का मतलब है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा है। यहाँ ये Q है, ये Q क्या है, पदार्थ को दी गई ऊष्मा, पदार्थ को दी गई ऊष्मा, ये पदार्थ को हम कितनी ऊष्मा देंगे वो है। और अगर हम बात करें यहाँ पर m की, तो ये m क्या है, ये जो m है वह पदार्थ का द्रव्यमान है। ये है पदार्थ का द्रव्यमान, ये पदार्थ का द्रव्यमान है। और अगर हम डेल्टा टी की बात करेंगे तो यहाँ जो डेल्टा टी है वह है तापांतर, तापांतर। यहाँ डेल्टा टी तापांतर है, ताप में अंतर। अब हम इसकी अगर मात्रक की बात करें कि सर इसका मात्रक क्या होगा, तो हम यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। ये जो मात्रक है ये Q यहाँ पर लिखते हैं मात्रक। तो ये जो Q है ये है दी गई ऊष्मा, ये कैलोरी में भी होती है और जूल में भी होती है। तो हम पहले इसको कैलोरी में रखते हैं, कैलोरी, कैलोरी प्रति, हमने यहाँ लिखा था सर 1 ग्राम का ताप, तो 1 ग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राम लिखते हैं, ग्राम, ग्राम, और इनटू ये तापांतर है, इसको रखेंगे केल्विन, केल्विन। अब यहाँ बस हमें एक बात समझनी होगी कि अगर हमने यहाँ पर केल्विन रखा है, अगर हम इस केल्विन के स्थान पर अगर हम ये रख दें सर डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड रख दें तो कोई गलत नहीं होगा। तुम कहोगे सर केल्विन तो हम MKS में मात्रक होता है ताप का, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड तो मात्रक है नहीं। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू रख देंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ जो ताप है ना वह चाहे केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, तो देखो मैंने तुम्हें केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने बताए थे। मान लीजिए ये सर केल्विन पैमाना है, इस पर यहाँ पर 273 होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है 373। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इससे हम ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करना चाहते हैं। तो अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो सर कितना ताप बढ़ा है, तो अगर हम यहाँ तापांतर निकालना चाहते हैं तो सर यहाँ तापांतर कितने का आएगा, यहाँ आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। यहाँ पर अगर हम तापांतर की बात करेंगे तो यहाँ तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आएगा। तो हमने लिखा सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ चुका है। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो हमें मालूम है सर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाते हैं तो 273 जोड़ते हैं, तो ये तो हो जाएगा 283 केल्विन। और अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो ये 293 केल्विन बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें सर इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 20
केल्विन निकल के आएगा, 20 केल्विन। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड में हमने देखा था तो हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर आया, तापांतर, और अगर हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तब भी 20 निकल के आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर केल्विन पैमाना भी 100 बराबर भागों में बटा होता है और सेंटीग्रेड पैमाना भी 100 बराबर भागों में बटा होता है। तो सर केवल ताप की बात करेंगे तो ताप तो अलग अलग होता है, लेकिन हम अगर तापांतर की मतलब डेल्टा टी की बात करते हैं तो चाहे आप केल्विन पैमाने पर निकालें चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर निकालें, दोनों पर वैल्यू समान आती है। देखो 20 यहाँ आ रहा है, 20 यहाँ पर भी आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ कहा, ये कहा है, ये रखा क्या है, ये है तापांतर। तो सर तापांतर चाहे केल्विन में रख दो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों ही वैल्यू बराबर होती हैं। इसलिए कहीं कहीं जो इसका मात्रक है वह लिखा मिलेगा कैलोरी ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेंटीग्रेड मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा कैलोरी ग्राम और यहाँ केल्विन मिलेगा, केल्विन ज्यादा मिलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड कम मिलेगा, लेकिन वो भी मिलेगा। तो आज के बाद आप कंफ्यूज मत होना कि सर इसके मात्रक में यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड क्यों आ गया, क्यों? क्योंकि सर डिग्री सेंटीग्रेड तो ना तो एमकेएस में होता ना सीजीएस में होता है, यह एक व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन यहाँ रखा क्या है, तापांतर है। तो तापांतर चाहे आप केल्विन पैमाने का निकालो चाहे सेंटीग्रेड पैमाने का निकालो, दोनों का अंतर सेम होता है, इसलिए यहाँ पर केल्विन रखो चाहे सेंटीग्रेड रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब हम अगर इसको, ये इसका मात्रक हो गया, ये हमें याद रहे कि सर इसका ये मात्रक ये हो चुका है। अब एक बात और है, एक बात यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने ये कहा था कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है, 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो जैसे मान लीजिए लोहा हमने लिया, सर लोहे का ताप मान लो 20 डिग्री है, तो सर 20 से 21 करने में हमें उसको ऊष्मा कुछ बाहर से देनी पड़ेगी। तो हमने 20 से 21 एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक बात बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम मानते हैं आयरन है, आयरन जो है ना ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और अगर हमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि सर लोहे को 20 से 21 हमने किया तो हमें यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी मान लो 25 कैलोरी, 25 कैलोरी हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसी लोहे को, तो इसका मतलब इसकी विशिष्ट ऊष्मा 25 हो गई, ये एग्जाम्पल के तौर पर मान रहा हूं। अगर हम इसी लोहे को बात करते हैं सर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहां से अगर हम 51 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो यहां पर इसको 50 से 51 करने में ऊष्मा जो लगेगी इस बात की गारंटी है वो अलग लगेगी, इससे तो कुछ ज्यादा ही लगेगी, मान लीजिए 32 केल्विन लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एक ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माएं तो अनेक हो जाएंगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बदल देंगे, जैसे अगर हम 20 से 21 करेंगे तो 20 से 21 करने में जितनी ऊष्मा लगेगी उससे अलग 50 से 51 करने में लगेगी। और हमने ये बताया है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो तो जितनी ऊष्मा देंगे वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी। अब पदार्थ हमारा लोहा ही है, हमारे पास आयरन ही है, तो भाई साहब ये आयरन है, आयरन ही अगर 20 से 21 कर रहे हैं तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है 25 कैलोरी, और अगर आयरन ही हम 50 से 51 कर रहे हैं तो हमें पड़ रही है 32 कैलोरी। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर माना है, एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर, तो इस बात की गारंटी है ये ऊष्मा अलग अलग होगी। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हुआ सर आयरन की ही अनेक विशिष्ट ऊष्माएं निकलेंगी, लोहे के ही अगर हम टेम्परेचर अलग अलग लेंगे तो सर विशिष्ट ऊष्माएं अनेक निकल आएंगी। तो फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन होगा कि सर हम कौन सी को लोहे की विशिष्ट ऊष्मा मानेंगे, हम कौन सी वाली ऊष्मा को इसको माने विशिष्ट ऊष्मा के इसको माने, या फिर और तमाम टेम्परेचर आएंगे कि सर 100 से 101 करने में अलग ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तो सर उसको माने। तो यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ कि हम आखिरकार विशिष्ट ऊष्मा किसको मानेंगे। तो वैज्ञानिकों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि देखो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वह 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनने कहा था कि किसी भी पदार्थ की अगर हमें विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है तो उसका जो टेम्परेचर है वह 1 डिग्री बढ़ाना है, लेकिन कहाँ से बढ़ाना है, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाँ, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कुल मिलाकर ये है कि हम अगर बात करते हैं, नोट पॉइंट बस यहाँ यही याद करना है कि जो विशिष्ट ऊष्मा हम किसी पदार्थ की निकालते हैं तो वह विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकालते हैं, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 15.5 डिग्री तक हम उसका 1 डिग्री बढ़ाते हैं,
वहां पर जितनी उसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने बढ़ाने पर प्राप्त की जाती है। ये हम याद रखेंगे कि अगर हमें किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है तो उसका जो टेम्परेचर है वह ताप अपनी मर्जी से नहीं कि भाई कोई भी ताप से कहीं से भी हम 1 डिग्री बढ़ा लेंगे, 100 पर है तो 101 कर देंगे, 150 पर है तो 151 कर देंगे, ऐसा नहीं। हमें अगर उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है तो उसको टेम्परेचर पहले लाना पड़ेगा 14.5 डिग्री पर, और फिर देखेंगे सर 14.5 से 15.5 अगर हम करेंगे तो उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो रेंज है ये फिक्स है। किसी भी पदार्थ की अगर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है तो यहाँ से यहाँ पर 14.5 से 15.5 करने पर उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया। हमें यहाँ से दो बातें समझ में आई। पहली बात कि सर इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक यहाँ चाहे केल्विन रखो चाहे सेंटीग्रेड रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका तापांतर है वह दोनों ही पैमानों पर सेम रहता है। दूसरी बात कि सर जो जब भी हम किसी की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करेंगे तो वह विशिष्ट ऊष्मा हमेशा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ को जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया। अब हमें बस दो चीजों की विशिष्ट ऊष्मा याद करनी है। एक तो याद करनी है हमें जल की विशिष्ट ऊष्मा, तो नोट पॉइंट में हम यहाँ पर लिखेंगे जल, H2O की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा, ये जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सर जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह होती है 1 कैलोरी, कैलोरी प्रति ग्राम, ग्राम इंटू केल्विन, केल्विन। अब आप यहाँ केल्विन के स्थान पर डिग्री सेंटीग्रेड भी रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि सर विशिष्ट ऊष्मा पर डिपेंडेंट अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो वहां पर जो ताप होगा, जो तापांतर मुझे रखना है, अगर सवाल में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो मैं वही निकाल दूंगा, अगर केल्विन में दिया है तो मैं केल्विन पे निकाल दूंगा और वैल्यू सीधी सीधी रख दूंगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे केल्विन में रखो तापांतर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखो बराबर होती है वैल्यू। तो इसीलिए ये अगर हम बात करते हैं सर कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैलोरी है ये जूल में पूछता है कि ये बताइए जो विशिष्ट ऊष्मा होगी जूल में कितनी होगी। तो हमें मालूम है सर 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होती है, वैसे 4.184 जूल। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको जूल रखेंगे तो फिर इसको भी किलोग्राम में रखेंगे क्योंकि एम केस में रखेंगे फिर। तो अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर कि 1 कैलोरी कैलोरी की वैल्यू होती है 4.184 जूल, ये हमने बदल दिया, इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम इसकी बात करते हैं सर ग्राम, क्योंकि नीचे किलोग्राम रखना है तो सर ग्राम को 1 ग्राम को अगर 1 किलोग्राम बनाना है तो 1000 का भाग लगता है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा 1 केजी, ये किलोग्राम में बदल जाएगा बट्टे 1000 हो जाएगा यहाँ पर 1000। जैसे यह क्या है, यह 1 है ना, तो 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग लगाते हैं तो ये 1000 का भाग लग गया और ये ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि 1 किलोग्राम का 1/1000 करते हैं तो वह 1 ग्राम के बराबर आता है। यहाँ पर हम केल्विन को के से अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये बन कितना जाएगा, ये बनेगा 4184 जूल, जूल प्रति, या इसको प्रति नहीं लिखते इनवर्स में लिख देते हैं ये सभी मात्रक जूल, और यहाँ आ जाएगा किलोग्राम का इनवर्स क्योंकि ये अपॉन में है और केल्विन का इनवर्स। तो ये भी हमें याद रहे, ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू है कि सर जो जल होता है ना उसकी विशिष्ट ऊष्मा वैसे इतनी होती है 1, और ज्यादातर हम इसी में रखते हैं कैलोरी में। अगर हमें उसे जूल में रखना पड़े तो सर जूल में इतना होता है। अब ये जो है ना ये लगभग 4200 के आसपास है। तो सवालों को जब सॉल्व करते हैं तो अगर हमें वहां जूल में रखनी हो वैल्यू, जूल प्रति किलोग्राम में अगर वैल्यू रखनी है
तो सर वहां पर हम लगभग 4200 रख लेते हैं। ज्यादातर तो ये वैल्यू सवाल में ही देता है कि विशिष्ट ऊष्मा कितनी है। और वैसे ये हमें दोनों ही याद रखनी है कि सर इसका विशिष्ट ऊष्मा एमकेएस और सीजीएस दोनों में याद करेंगे। ये तो हो गया एक तरह से सीजीएस, सीजीएस, और ये जो होगा ना ये हो गया एमकेएस। अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करेगा तो एमकेएस में तो 4184 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स ये होती है। और अगर एमकेएस में बात करेंगे तो सर 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू केल्विन, ये सीजीएस में हो, ये सीजीएस में और ये एमकेएस में। तो ये दोनों ही हमें वैल्यू याद करनी है। अब एक अगर तुम ध्यान दो तो ये जो सवाल है ना, इस सवाल में जरा देखो, इसने दिया है जूल प्रति ग्राम, मतलब होनी चाहिए जूल प्रति किलोग्राम में, लेकिन इस सवाल में बोला कि जूल प्रति ग्राम में बताओ, मतलब इसने एमकेएस और सीजीएस को मिलाकर बोल दिया। तो जब भी ये सवाल हम सॉल्व करेंगे तो ऊष्मा तो हम इसमें जूल में रखेंगे और द्रव्यमान हम ग्राम में रखेंगे, तब ये वाला मात्रक निकल के आएगा। इसने किया क्या है कि ये सीजीएस का मात्रक है, ये एमकेएस का मात्रक है, इन दोनों को मिला लिया है। मतलब ऊष्मा तो उसने जूल में रख दी है, ऊष्मा तो देखो इस यहाँ जूल में रखी है, और द्रव्यमान देखो ग्राम में है और ताप केल्विन में है। तो ऐसा भी कर सकता है सर इन दोनों को मिलाकर बात पूछ ले। तो हम इस सवाल को जब अभी सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, ऊष्मा इसमें जो होगी वह जूल में रखेंगे, और जो द्रव्यमान होगा उसको ग्राम में रखेंगे, और ताप को तो केल्विन में रखो चाहे सेंटीग्रेड में रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमें समझ में आ गया सर, ये हो गया जल की विशिष्ट ऊष्मा। अब बात करते हैं बर्फ की। बर्फ, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो दोनों ही हमें मान याद करने पड़ेंगे। एक तो हमें सीजीएस में याद करना है, देखो इसका 1 कैलोरी है तो जस्ट आधी होती है, तो हम कहेंगे सर 0.5 कैलोरी, कैलोरी। अब इसको ग्राम है ना तो इसको हमें ग्राम इनवर्स, और ये केल्विन है इसको केल्विन इनवर्स, एक ही बार में लिख दिया। ये तो हो गया सर इसका सीजीएस में। अगर हम इसको एमकेएस में निकालना चाहें सर एमकेएस में, तो एमकेएस में देखो ये 4184 है, इसका आधा कर लो। ये जो 4184 है इसका आधा कर लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 0 और 2 9 2, ये हो जाएगा 2092। यहाँ आ जाएगा जूल और यहाँ आ जाएगा, ये किलोग्राम है तो केजी इनवर्स, और ये केल्विन इनवर्स। अब इस केल्विन के ये जो केल्विन है इसको हम सेंटीग्रेड में भी रख सकते हैं। तो ये बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा आ गई, ये एमकेएस में और ये सीजीएस में और ये एमकेएस में। तो हमें वैसे गुप्त ऊष्मा तो एक ही इस सीजीएस में ही याद करनी थी, वो हमने याद कर ली थी, लेकिन अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो दोनों ही पद्धतियों में हमें याद करनी पड़ेगी। होता क्या है कि सर इसका सीजीएस में जितना भी मान है उसका जस्ट आधा, देखो बर्फ की और जल की अगर गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो ये जस्ट आधी होती है। सर जल की जितनी भी है बर्फ की उसकी जस्ट आधी होती है, ऐसे याद कर लेना। तो इसकी हमें पता है सर जल की विशिष्ट ऊष्मा सीजीएस में 1 होती है, और फिर बर्फ की कितनी होगी, आधी होगी। और एमकेएस की अगर बात करें तो सर जल की 4184 होती है, और इसकी जो बर्फ की बात करें तो इसकी आधी यहाँ होती है। तो ये हमें दोनों डेटा याद करने हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति नहीं याद कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर वैसे इन दोनों विशिष्ट ऊष्मा को, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है वह सवाल के ब्रैकेट में लिख कर देता है, लेकिन फिर भी आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले तो हमें याद करनी पड़ेगी। सर जल की विशिष्ट ऊष्मा सीजीएस में कितनी होती है और एमकेएस में कितनी होती है, याद हो। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा सीजीएस में कितनी होती है और एमकेएस में कितनी होती है, वो भी हमको याद होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इनको समझते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 लिखा है, 3 इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरे 2 क्वेश्चन मैंने भी कराए हैं आपको। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो सॉल्यूशन नंबर 3, तीसरा जो सवाल है ना उसका हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ये थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, ये है 300 ग्राम वाले धातु के एक खंड की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करो। विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है जिसका तापमान 12 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करने पर 50 डिग्री बढ़ जाता है। ये कह रहा है जो 12 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करने पर 50 डिग्री बढ़ जाता है। इसका मतलब देखो 3 डेटा हमको दिया है।
पहला है सर द्रव्यमान, ग्राम में दिया है। ऊष्मा 12 किलो जूल है, किलो का मतलब होता है हजार, तो 12,000 जूल है। और तापांतर डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेना, चाहे 50 केल्विन रख लेना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर 3 चीज दी हैं और चौथी विशिष्ट ऊष्मा हमको पूछी है, तो सर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला ये होता है और ये तीनों दे रखे हैं। ध्यान एक बात देना कि सर ऊष्मा को देखो जूल में ही रख लेना, और जो द्रव्यमान होगा उसको ग्राम में ही रखना, और ये ये जो तापांतर है उसको किलोग्राम में ही, वो तापांतर को केल्विन में ही रखना, ये हमको याद रहे। तो चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। हम डायरेक्ट विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला रखते हैं कि एस बराबर, फॉर्मूला है एस बराबर क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये है। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे। ये कितना है 12,000, तो हम यहाँ रख देंगे 12,000, 12,000 रख दिया। किलो जूल था तो केवल जूल में कन्वर्ट रह गया, जूल बन गया। अब बट्टे में एम, एम इसका कितना है द्रव्यमान, ग्राम में ही रखना है क्योंकि यहाँ ग्राम में ही दिया है। 300 है तो 300 रख देंगे, यहाँ रखा 300, 300 ग्राम मल्टीप्लाई बाई टी, टी कितना है ये 50 है, 50 केल्विन में रख लो क्योंकि ये जो उत्तर है ना वो सब केल्विन में है। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट गए, ये आ गया 5 या 15, 15 का भाग जब इसमें देंगे 12 में, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, हम पॉइंट लगा लेंगे, और 15 अट्ठे 120 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 8। देखो ऊपर बचा जूल, और ये ग्राम है उसका ग्राम इनवर्स हो जाएगा, ये केल्विन है तो केल्विन का इनवर्स हो जाएगा। तो 0.8 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 23/1/2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल कितना आसान है, एक ही लाइन में उत्तर निकला है सर। सवाल ये है और इसका एक ही लाइन में उत्तर निकला है। फिजिक्स के सवाल बड़े आसान क्यों होते हैं, आसान इसलिए होते हैं क्योंकि सर ये जो फॉर्मूला अगर हमें याद है तो फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं उससे एक वेरिएबल छुपाकर बाकी सभी वेरिएबल की वैल्यू देता है, और हमें बस कैलकुलेशन करनी होती है, तो आसान सवाल होते हैं। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, खुद भी वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, फिर हमारे आंसर से मैच करना। तो चलो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। जो चौथा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ये कह रहा है एल्यूमिनियम के 100 ग्राम ब्लॉक में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए ताकि उसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। इसका मतलब देखो, इसका द्रव्यमान दे दिया 100 ग्राम, ठीक है, ताप दे दिया, डेल्टा टी दे दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट में इसने बोला है कि 900 जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन, ये इनवर्स। इसका मतलब ये जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है वह एमकेएस पद्धति में दी है, तो हम भी एमकेएस पद्धति में बदल लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट ऊष्मा किलोग्राम में दी है, यहाँ किलोग्राम है, इसका मतलब ये वाला जो ये द्रव्यमान है इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 100 सीधा सीधा रख दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर ये ग्राम में है और विशिष्ट ऊष्मा किलोग्राम में है, तो सर आंसर गलत आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 ग्राम होगा ना उसको किलोग्राम में बदल लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, 1000 का भाग लगा के। हमें पूछा क्या है, कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी, तो ऊष्मा का ये फॉर्मूला है क्यू बराबर, फॉर्मूला हम लगाएंगे क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। अब हमें जानकारी है, सब डेटा हमें पता है। एम कितना है सर, 100 ग्राम है, 100, लेकिन हमें इसको किलोग्राम में बदलना था तो 1000 का भाग लगाएंगे, तो हमने यहाँ लगा लिया 1000 का भाग, तो ये बन गया होगा केजी में, किलोग्राम में। स्पेसिफिक हीट कितनी है, ये है 900, तो हम यहाँ लिखेंगे 900, 900, यहाँ पर जूल है और बट्टे में क्या है, किलोग्राम है और केल्विन है। अब हम ताप रखते हैं, सर ताप कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, तो हम उस 10 को 10 केल्विन में रख लेते हैं, क्योंकि 10 तापांतर ही तो है, तो चाहे केल्विन में रखो चाहे सेंटीग्रेड में रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करो, देखो केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, केजी से ये केजी कट जाएगा, 1 2 3 जीरो है नीचे, तो 1 2 3, 3 जीरो ये कट गए। देखो सब कुछ कट चुका है, मात्र ऊपर बचा है 900, तो ये आंसर बनेगा 900 जूल। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा।
तो 900 जूल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एकदम सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं तुम्हारा भी इतना ही निकल के आया होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 23/1/2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तुम्हें दोनों सवाल समझ में आए होंगे और समझ में आया होगा कि सर विशिष्ट ऊष्मा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं अभी इसको 1 मिनट में भी पूरा रिवाइज करा देता हूं क्या है। विशिष्ट ऊष्मा इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये होती क्या है? किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाना है, और बढ़ाना भी कहाँ पर है? ये ताप बढ़ाना है 14.5 से 15.5। 1 ग्राम ताप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बाहर से कितनी ऊष्मा दी जाएगी? वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है S बराबर Q बट्टे M डेल्टा T, जहां Q उस पदार्थ को दी गई ऊष्मा है, M इसका द्रव्यमान है और T डेल्टा T यहाँ पर तापांतर है। अब ये तापांतर है, चाहे केल्विन में रखो चाहे सेंटीग्रेड में रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही पैमानों पर अंतर सेम रहता है। ये हमने समझ लिया है ये वाला क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ से हमें वैसे विशिष्ट ऊष्मा याद करना हो तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी की बात करता है तो विशिष्ट ऊष्मा एग्जाम में देता है। जैसे कि इस सवाल में इसने विशिष्ट ऊष्मा एल्यूमिनियम की दे दी। ऐसे तुम कितनी चीजों की विशिष्ट ऊष्मा याद कर लोगे। लेकिन फिर भी कभी कभी मैंने देखा है कि एग्जाम में बर्फ की और जल की ये विशिष्ट ऊष्मा डायरेक्ट पूछ लेता है, या फिर ऐसे होता है कि कभी कभी न्यूमेरिकल दे देगा और जल या बर्फ की बात करेगा और विशिष्ट ऊष्मा नहीं देगा। तो फिर उस कंडीशन में तुम्हें याद होनी चाहिए, मात्र 2 ही याद हो और किसी की नहीं। तो यहाँ पर है जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू केल्विन ये होती है। एमकेएस ये सीजीएस में है और एमकेएस में इतनी होती है। बर्फ की ये सीजीएस में 0.5 होती है, जस्ट इसकी आधी होती है। ये 1 है तो ये 0.5 है। यहाँ पर 4184 है तो यहाँ 2092 है, जस्ट आधी होती है। ये हमें याद हो गया। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन था और ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक ही लाइन में आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा। अभी हम विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा दोनों को अगर कंबाइन करके दे दे, ऐसे न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो कुछ हम वैसे भी न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा दोनों एक साथ काम करेंगे। तो चलिए हम उनको भी समझते हैं। पहले आप लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा से संबंधित किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकता है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि 10 ग्राम बर्फ है, उसको 10 ग्राम वाष्प में बदलना है, तो क्या क्या परिवर्तन होगा। अब देखो, बर्फ जो है वह ऐसा हो सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दे दे। तो मैं पूरी कंडीशन लेकर चलता हूँ कि मान लीजिए बर्फ 0 से भी कम ताप पर थी, फिर उसको हमें वाष्प में बदलना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प होती है। तो अगर हमें इसको वाष्प में कन्वर्ट करना है तो सर क्या क्या प्रक्रियाएं लगेगी, कहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा लगेगी, कहाँ गुप्त ऊष्मा लगेगी, पहले हम ये सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है उसको पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनानी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, ये भी बर्फ है, ये भी बर्फ है, अवस्था तो बदली नहीं, केवल ताप बदला है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट। और विशिष्ट ऊष्मा का क्या होती है? MS डेल्टा टी। विशिष्ट ऊष्मा वही लगती है जहां अवस्था ना बदले। बर्फ थी तो अभी भी बर्फ है, इसका मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वह MS डेल्टा टी वाला लगेगा। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ की, तो ये 0 डिग्री पर बर्फ है और ये 0 डिग्री पर पानी है। तो सर तापमान सेम है और अवस्था बदल गई है। तो अवस्था जो बदल जाती है वहां गुप्त ऊष्मा लगती है। इसका मतलब सर यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वह ML मतलब गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं सर यहाँ की, तो यहाँ 0 डिग्री का पानी है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है। तो पानी पहले भी पानी और बाद में भी पानी, तो अवस्था तो बदली नहीं, सिर्फ तापमान बदला है। इसका मतलब यहाँ पर MS डेल्टा टी लगेगा। MS डेल्टा टी, यहाँ ऊष्मा इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ की, तो यहाँ पर भी हम गौर करेंगे, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। तो ताप तो बदला नहीं है, बस अवस्था बदली है। अगर अवस्था बदलती है तो गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर हमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदलना है, तो सर हमको ये वाली पूरी प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। सबसे पहले बर्फ को -5 से 0 पर लाना पड़ेगा, फिर 0 वाली बर्फ को 0 डिग्री पानी में बदलना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री पानी को 100 डिग्री पानी पर ले जाना पड़ेगा, फिर 100 डिग्री पानी को 100 डिग्री की वाष्प में बदलना होगा। ये इतनी प्रोसेस होंगी।
यहाँ पर इतनी ऊष्मा और यहाँ पर इतनी ऊष्मा, यहाँ पर ये और ये। जब हम बाद में ये सारी ऊष्माएं निकाल लेंगे, फिर हम इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही कहेंगे कि भाई इतना हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी अगर बर्फ को हमें वाष्प में बदलना है तो। ये वाला, ये सारी की सारी प्रोसेस लगेंगी। जब हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा तो वो न्यूमेरिकल ये पूरी प्रोसेस नहीं करवाएगा। अगर करवाएगा तो उसको लिख कर देगा कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, जल की गुप्त ऊष्मा कितनी है, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, ये सब कुछ लिख कर देगा सवाल में। तुम्हें ना भी याद हो तब भी काम चलेगा क्योंकि वो लिख कर देता है। और कभी कभी पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा, केवल ये वाला स्टेप, या फिर यहाँ से 3 स्टेप ये ले लेगा। कहेगा कि 0 डिग्री पर बर्फ है तो बताइए 100 डिग्री के पानी में बदलना है, तो बताइए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मात्र एक बार गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला, एक बार विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला लगाकर देख लेंगे कितनी ऊष्मा आ रही है, जोड़ के आंसर आ जाएगा। ये मैंने लिया है पूरी की पूरी, यहाँ से पूरा हमने समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसको समझते हैं कि सर ये वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले, इसमें किस तरह से काम करेगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि सर ये क्या था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वाष्प में बदलना है। तो सर प्रक्रिया तो यहाँ से लेकर वहां तक जाएगी क्योंकि जो ताप है वह 0 से भी कम है। तो हम जरा इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये है सर बर्फ, ये बर्फ जो है ना, ये बर्फ कितने पर है, -20 पर है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है। पहले इस बर्फ को हमें 0 डिग्री की बर्फ में बदलना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 0 डिग्री बर्फ को हमें 0 डिग्री पानी में बदलना होगा, यहाँ आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी। अब ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, इस पानी को हमें पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलना पड़ेगा। और जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर इसको वाष्प में बदलेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में। ये हमारे सामने डायग्राम है। अब यहाँ कितने कितने ऊष्माएं लगेंगी, देखो यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि सर इसका द्रव्यमान तो 5 ग्राम है, 5 ग्राम द्रव्यमान है। और जल की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा सवाल में दे रखी है, तो बस हमको वैल्यू रखनी है। अब हमें यहाँ निकालना है कि सर ये बर्फ है, ये भी बर्फ है, तो यहाँ अवस्था बदली नहीं है, फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा टी वाला। यहाँ अवस्था बदली है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ML वाला। यहाँ अवस्था बदली नहीं है तो यहाँ पर लगेगा MS डेल्टा टी वाला। और यहाँ अवस्था बदली है तो यहाँ पर लगेगा ML वाला। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर डेल्टा टी वहीं आता है जहाँ ताप बदले। देखो यहाँ तो ताप बदल नहीं रहा था तो डेल्टा टी वाला फॉर्मूला आएगा भी नहीं, यहाँ पर ML वाला आएगा। अब जहाँ जहाँ ताप ना बदले, सेम ताप है तो ML, और अगर अलग अलग ताप है तो डेल्टा टी वाला आएगा फॉर्मूला। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो M कितना है, ये है 5 ग्राम, तो हमने रखा 5 मल्टीप्लाई बाई एस है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा। तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, देखो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 होती है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 होती है, तो हम रखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन कितना है, देखो -20 से 0 पर आया है तो सर 20 का परिवर्तन होगा। ये हमें समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ की ऊष्मा निकल आएगी। सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये इस 0 से ये पॉइंट कट गया, 5 25 25 दूनी 50, तो यहाँ से 50 निकल कर आई ऊष्मा, 50 कैलोरी, क्योंकि ये कैलोरी में है। ये जो विशिष्ट ऊष्मा है 0.5, ये कैलोरी प्रति ग्राम और केल्विन में है, तो ये कैलोरी में निकल के आई। इतनी कैलोरी, 50 कैलोरी यहाँ निकल के आई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 50 कैलोरी देनी पड़ेगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, एम कितना है, वो तो फिक्स है 5 है, 5 ग्राम। और एल कितनी है, एल मतलब गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा किसकी निकालनी है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा देखो कितनी है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 है, तो यहाँ पर 80 रखेंगे, 80। इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 40, तो यहाँ से कितनी 400 कैलोरी ऊष्मा यहाँ देनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ आने में 400 कैलोरी यहाँ देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सर यहाँ की, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो ये कितना है, एम 5 है, फिक्स है। अब यहाँ एस लगानी है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। एस मतलब विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा दी होगी सवाल में। देखो जल की गुप्त ऊष्मा 540 होती है और विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, तो हम 1 रखेंगे। मल्टीप्लाई बाई ताप, टेम्परेचर कितना है, 0 से 100 करने पर 100 ताप बड़ा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 500 कैलोरी। इसका मतलब इसको बनाने के लिए 500 कैलोरी ऊष्मा की और आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सर यहाँ से यहाँ तक,
तो यहाँ से यहाँ तक तो द्रव्यमान तो 5 है। एल की बात कर लेते हैं, ये जल है, तो जल की गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, क्योंकि एल का मतलब गुप्त ऊष्मा। जल की गुप्त ऊष्मा देखो, जल की गुप्त ऊष्मा 540 होती है, तो यहाँ रखेंगे 540, मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल दो, 25 25 हो, 27 27 कैलोरी ऊष्मा यहाँ पर आएगी। अब हमें अगर ये चेक करना है सर बर्फ से ये बनाना था, तो इतनी ऊष्मा ये यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगी, इतनी ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगी, और इतनी ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगी, और इतनी ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगी। तो इन सारी ऊष्माओं को जब जोड़ लेंगे तो वो होगी सर टोटल ऊष्मा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं, जीरो है लास्ट में, तो लास्ट में तो जीरो ही आएगी। उसके बाद ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ 50 आएगा। तो देखो 50 कहीं आ रहा है लास्ट में, देखो 50 इसके ही आ रहा है, हमने जोड़ा भी नहीं है, 50 इसके ही आ रहा है, तो आंसर यही होगा। थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं, तीसरा वाला, 7 और 5 12 और 4 16, 16 और 5 21 होता है। 16 एक बार जोड़ो, तीसरे नंबर का जोड़ो, 7 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 इसे इधर तो है नहीं ना, 16 का आ गया 6, तीसरे नंबर पर यहाँ तो है ही नहीं ना, 16 का 6 हासिल 1, तो 1 हासिल आएगी, इसमें 3 में जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया 3650 कैलोरी। 3650 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। तो देख लो ये आसान सवाल होता है, मैंने यहाँ पर बकायदा ये डायग्राम बनाकर तुम्हें डिटेल में समझाया है कि अगर हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की अगर बर्फ है उसको वाष्प में बदलना है तो सर ऊष्मा बहुत सारी लगेगी। पहले हमें इसको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। अब कितनी कितनी ऊष्माएं लग रही हैं, इतनी इतनी ऊष्मा लग रही है, टोटल 3650 कैलोरी ऊष्मा आवश्यकता पड़ेगी। ये मैंने जो डायग्राम बनाया था ये वही डायग्राम था कि सर माइनस ताप से अगर वाष्प में बदलना हो तो हम कैसे जाएंगे, तो ये पूरा है। लेकिन इतना बड़ा तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा तो कहीं बीच में से कोई उठा लेगा, वो कहेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, उसे वाष्प बनाना है, तो सिर्फ ये वाली दो कंडीशन लगेंगे, ये वाला और ये वाला। फिर या तो पूछ लेगा कि 0 डिग्री पर बर्फ है, 100 डिग्री के पानी में कन्वर्ट करना है, तो ये वाली दो प्रोसेस लगेंगी। दो प्रोसेस से वो पूछता है, ज्यादातर ये दो प्रोसेस तक पूछ सकता है। तो ये हमें समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, ये क्या है। 0 डिग्री पर 2 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री की वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता। अब देखो बर्फ है ना, जो बर्फ वह 0 डिग्री पर ऑलरेडी दी है, तो इसका मतलब यहाँ से चलेगी कंडीशन, 0 डिग्री वाली बर्फ दी है, तो यहाँ से आगे का चित्र बना लेंगे। चलो बना लेते हैं एक बार, क्योंकि सवाल तुम्हें करना है, मैं थोड़ा अधूरा छोड़ दूंगा। ये है हमारे पास 0 डिग्री की बर्फ, इसको पहले हमें पानी में बनाना होगा, 0 डिग्री के पानी में बदल देंगे हम इसको, फिर 0 डिग्री का पानी 100 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट होगा, और ये पानी फिर वाष्प में बदलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदल जाएगा। अब हमें मालूम है सर ये क्या है, यहाँ पर ये जो है ना बर्फ है, ये पानी है, तो अवस्था बदली है, अवस्था अगर बदलती है तो गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट लगता है, अवस्था अगर सेम रहती है तो विशिष्ट ऊष्मा ms डेल्टा टी। और ऐसे भी आज कर सकते हैं सर, यहाँ ताप तो बदल नहीं रहा तो डेल्टा टी तो यहाँ हो नहीं सकता, तो ml आएगा, यहाँ ताप बदल रहा है तो डेल्टा टी होगा, तो इसका मतलब ये आएगा, और यहाँ पर देखो ताप नहीं बदल रहा तो यहाँ ml आएगा। अब देखो ये जो था 2 ग्राम फिक्स है, 2 ग्राम, ये सबका 2 ग्राम ही है, 2 ग्राम हम ये रखेंगे। उसके बाद गुप्त ऊष्मा आप यहाँ से रख लेना, ये सामने दी है, यहाँ पर जल की गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा दोनों दी है, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा दोनों दी है। इसका मतलब अब तुम्हारे सामने बस इतना काम है, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि सर यहाँ से जल की विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा दोनों दी है, वो आराम से यहाँ रख लेना जहाँ जैसी आवश्यकता हो। बर्फ की गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा यहाँ दी है, यहाँ जैसी आवश्यकता हो रख लेना। द्रव्यमान सबका दे रखा है और ताप तुम यहाँ से निकाल सकते हो, आराम से इसको रखकर सॉल्व करना। ऑप्शन जो इसका है आंसर तो आएगा इसका ये वाला 1440 कैलोरी, ये आंसर आएगा। अब ये तुम्हारा काम है कि सर वैल्यूज को रख के सॉल्व करके देख लो उत्तर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तुम्हारा काम है, ठीक है भाई। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं, ये हमें समझ में आ गया। इस क्लास में हमने विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा को डिटेल में समझ लिया है, और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हमने 2 न्यूमेरिकल लगभग देख लिए। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और क्लास लेनी पड़ेगी, तब ये ऊष्मा खत्म होगी। अगली वाली क्लास में हम करेंगे कैलोरीमिति का सिद्धांत, और उससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि कैलोरीमिति के सिद्धांत से न्यूमेरिकल आते हैं। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत समझेंगे, न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ेंगे, ऊष्मा गति का शून्यवां नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर किरचॉफ का नियम क्या होता है ऊष्मा से संबंधित। तो कुछ नियम है उनको हम पढ़ेंगे, कुछ प्रभाव है जैसे सीबेक प्रभाव क्या होता है, तो ये बचे हुए वो अगली क्लास में हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो जो ऊष्मा जो यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 8, वह अगली क्लास में जाकर खत्म होगी। तो उम्मीद करते हैं आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।